नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की दया है, आज सवेरे से शराब नहीं पिया दोस्तों। हाय हाय। दोहरे चरित्र आज का जो टॉपिक है, ड्यूअल पर्सनालिटी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तब पूरी तरह से मार खाया हुआ था। जिंदगी कहाँ लेके जाएंगी मालूम नहीं। उसके पहला एक बार अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। 3 साल के बाद वापस शराब पिया। और जो मैंने यहाँ पर सिर्फ सुना था, लेकिन उसका अनुभव मेरे पास नहीं था। मैंने जिंदगी में वो शराब पी के अनुभव नहीं लिया था। और एक डिनाल था मेरे में। अभी तो मुझे बहुत मौका है, मेरा मेरा उम्र भी कम है। 32 एज में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग में आया था। और 3 साल के बाद जब शराब में पिया, तो पीने के पहले का वो थॉट था कि आज थोड़ा पी लेंगे, अभी तो सोल्यूशन मालूम है, अल्कोहलिक एनोनिमस है। और कल वापस ईमानदारी से अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाऊंगा करके। लेकिन वो पहला घोट जैसे ही मैंने लिया, उसके बाद मैं कितना पिया ये मुझे भी आज भी याद नहीं है। वो रात में मैंने कितनी शराब पी वो नहीं मुझे मालूम। 5 साल इतनी बदतर जिंदगी मैंने अनुभव लिए कि एक एक चीज मेरे जीवन में घटती गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बेबस हो गया था, मैं पूरी तरह हार गया था, मैं टूट गया था। और मेरी जिंदगी की तरफ देख के मैं रो रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे रोक पाऊंगा मैं इसे, ये कैसे रुकेगा, कौन मदद करेगा। लेकिन बोलते ना कि एक बार अगर जिंदगी में वो शराब वापस आती है तो ना मेरे बस में है ना किसी इंसान के बस में है। वो सिर्फ ईश्वर ही जानता है। और वो ईश्वरी में ही इतनी ताकत है कि वो मेरी शराब रोक सके। मालूम नहीं मैं जिंदा कैसा रहा। मैं आज ये भी नहीं दावा कर सकता कि अगर मैं शराब पीते पीते मर गया होता तो घर वालों ने मेरी मौत अंत्य संस्कार किया रहता, या मेरे दोस्त लोगों ने किया रहता, या बेवारिस लेके गए रहते कॉरपोरेशन के लोग, ये भी मुझे मालूम नहीं है। गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा है। 2015 में मुझे वो दिन आ गया। वो महीना मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जुलाई महीना था, 12 तारीख। और उस दिन मुझे याद आ गया कि कभी तभी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में गया था और मेरी शराब रुकी थी। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के शेयरिंग में बहुत मेंबर लोगों से ये सुना था कि ऐसे अगर मैं शराब पीते रहूंगा तो इसके दो ही परिणाम होते हैं, एक तो मौत या पागलपन। आज मेरे अनुभव से मैं बस जरूर ये बोल सकता हूँ कि मैं पागल हो गया था। मैंने आखिर के 3 साल घर बार सब छोड़ के, बीवी बच्चे लोग को सब छोड़ के मैं रास्ते पर रहने लगा था। और वो पागलपन की अवस्था, उसमें मैं घूमने लगा। अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में जब वापस ईश्वर ने मुझे लाया, मुझे उस दिन मालूम भी नहीं था कि मेरी ग्रुप की मीटिंग है या नहीं है, मुझे वो कौन सा वार है ये भी मालूम नहीं था। लेकिन मुझे याद आ गया, रो मैं डायरेक्ट मेरे पहली मीटिंग जिस ग्रुप में मैंने की थी 2007 में, वही मीटिंग में मैं 2015 में वापस वहीं पर गया। और ईश्वर की कृपा की उस दिन वहां पर मीटिंग थी। मुझे जानने वाले, मुझे पहचानने वाले वहां पर थे। और जब मैंने देखा, वो माहौल देखा, तो मैं डर गया। मुझे लगा यार अभी इन लोगों के सामने कैसा जाएंगे, क्या बोलेंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने मुझे पहला मेरा दिखा था, मेरा सब कुछ। शर्म आ रही थी मुझे, मालूम नहीं। लेकिन एक मेंबर पीछे से आए, उन्होंने मुझे पहचाना और हाथ पकड़ के अंदर लेके गए और मीटिंग में बिठा लिया। मेरे बाजू में वो बैठ गए। और उस दिन का जो चेयरमैन था वो मेरे पास आ गया और उसने पूछा कि आज पहली मीटिंग है क्या। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, मैं चुप था मैं। लेकिन जो मेंबर मुझे साथ में लेके गए बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये पुराना ही मेंबर है, लेकिन वापस एक बार आया है। मीटिंग छूटने के बाद एक और एक सदस्य जो आज इस दुनिया में नहीं है,
उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से एक बात बोले, पूछा था मुझे, अभी तो भी हुआ है कि नहीं तेरा समाधान, क्या और कुछ बाकी है? और इसका भी जवाब उस दिन मेरे पास नहीं था। और आगे जाके उन्होंने बोला कि रंजीत, अभी आया है तो अभी अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग का हाथ मत छोड़। और ये वो जो उन्होंने ये बात बोली थी मुझे, वो इतनी गहराई तक मेरे अंदर चले गए। वो दिन और आज का दिन है, मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग नहीं छोड़ी। मुझे बाद में ये समझ में आया कि अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर लोगों को मेरी जरूरत कितनी है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे अगर जिंदा रहना है, शराब से दूर रहना है, तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की जरूरत है। धीरे धीरे अल्कोहलिक एनोनिमस में वापस मेरा सफर चालू हो गया। लेकिन वो ड्राई ड्रिंक स्टेज जो था, वो ड्राई ड्रिंक स्टेज कुछ महीनों के बाद वापस मेरा वो ड्राई ड्रिंक स्टेज चालू हो गया। मेरे एक्सपीरियंस इतने थे मेरे पास, तो मुझे बहुत से जगह पर बुलाना चालू हो गया, रंजीत भाई स्पीकर को आ जाओ, रंजीत भाई आप बोलिए, डिजीज पर बोलिए, डिजीज पर बोलिए। और मैं वो भागने लगा, मैं दौड़ इधर उधर दौड़ने लगा। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे कुछ से भी अलग अनुभव है, और मेरे अनुभव से मैं बहुत लोगों को आइडेंटिफाई हो रहा है मेरे, इसलिए लोग मुझे बुला रहे हैं, इसलिए अलग अलग ग्रुप मुझे बुला रहे हैं। और वो एक बढ़तपन की भावना मेरे में आ गई। और वो बढ़तपन की भावना, वो ऐसा भावना आने के बाद फिर एक दिन मेरे ग्रुप के एक मेंबर ने मुझे पूछा था, रंजीत तू यहाँ वहां जाता है, लेकिन उसके पीछे का तेरा वो मतलब क्या है, क्यों जाता है तू, क्यों जाता है? मुझे गुस्सा आया था। मैं बोला यार, इनको नहीं बुलाते, मुझे बुलाते हैं, और ये इनको क्या करना है? ये जलते हैं मेरे से। यही तो शराबीपन है कि रुकने के बाद भी जब मुझे कोई मेरे अच्छे के लिए बात करता है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन से परिस्थिति से मैं आया हूँ, मैं कौन से अनुभव में लेके आया हूँ। मैं जीने के लिए तड़प रहा था, और ईश्वर ने मुझे वापस एक बार ये बोनस लाइफ दी। हम बहुत बार सुनते हैं ये बोनस लाइफ है, ये बोनस लाइफ है। ये क्या है एक्चुअली बोनस लाइफ? क्यों ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा? क्यों अल्कोहलिक एनोनिमस में वापस मुझे उसने राह दिखाई? ये समझ में नहीं आता है मुझे। जो बहुत मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये बीमारी का जो डिफिनेशन ये किया है, ये बढ़ने वाली बीमारी है। रुकने के बाद तुरंत ये बीमारी नहीं बढ़ती है, लेकिन कुछ साल जाने के बाद ये बीमारी जरूर बढ़ती है। मेरे सोच में, मेरे इमोशंस में, मेरे बर्ताव में वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, वो इतने उभर के आते हैं। तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरी जिंदगी चला रहे हैं, कोई ईश्वर में या नहीं चला रहा है, वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे जिंदगी चला रहा है। और वही मेरे बारे में हो गया। मैं वो डिजीज लेके घूमने चालू हो गया। मेरे घर पर ध्यान नहीं, मेरे काम पर ध्यान नहीं, और वो अलग ही वो कुछ हवा में मेरे में आ गए। 3 साल सोबरिटी के वापस दूसरे बार आने के बाद 3 साल, 3 साल के बाद एक दिन मैं मुंबई के मीटिंग में गया, और वहां के एक मीटिंग में मैं जाने के बाद एक 27 साल का लड़के की शेयरिंग मैंने सुनी। और उसके शेयरिंग में मैं जो उसकी ताकत थी, उसको देख के उसको देखने के बाद जो मुझे महसूस हुआ था, एक उसके में एनर्जी थी, एक एक पावर उसमें मुझे दिखाई दे रही थी। एक अलग ही उसके जिंदगी में वो कुछ तो भी उसको मिला था। ये मुझे एहसास हुआ कि इसको कुछ तो भी मिला है जो अभी भी मेरे पास नहीं है। पहली बार मेरी जिंदगी में मैं किसी के मीटिंग छूटने के बाद पीछे भागा और उसको रुकाया, और मैंने उसको पूछा कि 3 साल हुए यार मुझे, लेकिन आज भी मैं दुखी हूँ यार। आज भी मुझे जीते समय बहुत बहुत परेशानी है यार। तेरे चेहरे पर एक तेज है यार, तेरे हैप्पीनेस है यार, तेरे तुझे देख के एक अलग ही कुछ तो भी महसूस हो रहा है। ऐसा क्या कर रहा है तू? ऐसा क्या किया है तूने?
जो तुझे देख के कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। और उसने सिर्फ मुझे स्माइल दिया और बोला, रंजित भाई कुछ अलग नहीं किया मैंने उसको पूछा था कितने साल हुए हैं तुझे सोबर है, तू कितने साल है? तब उसने मुझे बोला कि मैं 8 महीना हुआ मैं सोबर हूँ। और मैं एकदम चुप रह गया, यार 8 महीने में इतना तेज इसके पास है जो मेरे पास अभी भी। मैं तो अभी भी दुखी हूँ यार, मैं अभी भी मेरा वो पाश लेके घूम रहा हूँ, डिजीज 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 डिजीज। और मैं डिजीज ही लेके घूम रहा हूँ यार। फिर मैंने उसको पूछा, यार ऐसा क्या कर रहा है तू, क्या किया क्या है ऐसा क्या? तब उसने मुझे बोला, रंजित भाई कुछ नहीं है, मैं अल्कोहलिक एनिमस में आया और कुछ महीनों के बाद मैंने स्पॉन्सर लिया और मैं स्टेप वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों ये सोल्यूशन मुझे वहां पर मिल गया, जो मेरे पास नहीं है जो लेकिन उसके पास है। तो वो क्या है और क्यों है? स्टेप वर्क। और पहली बार जिंदगी में वो जागृति आ गई, इसके पास जो है अगर मुझे भी चाहिए तो मुझे भी एक स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। ये स्टेप वर्क है, ये स्टेप वर्क मुझे करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही मीटिंग करके शराब से दूर रह के कुछ होने वाला नहीं है फायदा। गॉड ग्रेस है कि एक अच्छा स्पॉन्सर मिला और स्पॉन्सर के साथ एक अच्छा मेरा बॉन्डिंग चालू हो गया, एक अच्छा रिलेशन बिल्ट हो गया। मैं राह देख रहा था कि वो कब बोलेगा मुझे स्टेप वर्क चालू करेंगे, लेकिन वो बोल रहा ही नहीं था। एक दिन मैंने पूछा, यार कब तू बोलेगा यार स्टेप वर्क करेगा? तब तो उसने बोला, जरूरत तुझे है क्या मुझे है? तुझे जरूरत है तो तूने बोलना चाहिए, मैं क्यों पूछूंगा तुझे स्टेप वर्क कब करना है? तू सोच तुझे कब करना है। और वहां से चालू हो गया दोस्तों। जिंदगी में जो कुछ चीजें मैं नहीं कर सका, अच्छी चीजें तो मुझे जिंदगी में कभी करने जमी नहीं, मैं कभी कर ही नहीं पाया दोस्तों। मेरी जो हिस्ट्री है वो सब सब गंदी है हिस्ट्री है। जितने भी गंदे काम है वो मैंने जिंदगी में किए हैं, जितने भी जो समाज को मान्य नहीं रहता है, समाज को एक्सेप्ट नहीं रहता है, परिवार को एक्सेप्ट नहीं रहता है, दोस्त लोगों को एक्सेप्ट नहीं रहता है, वो मुझे सब एक्सेप्ट था। जो नहीं करना चाहिए वो मैं करता था। लेकिन मुझे समझ पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी जिंदगी में एक्चुअली हो रहा क्या है। उसके बाद मेरे मेरे अंदर इतना डिप्रेशन आना चालू हो गया, मैं खुद को कोसने लगा। मुझे लगने लगा यार इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, कोई मायना नहीं है, मेरे जीवन में कुछ आशा ही नहीं है। दिन भर मैं घर में खुद को ऐसा लॉक एंड की में रखना चालू हो गया मेरा। मुझे जब दिन होता था तब मुझे वो डर महसूस होता था, अनसिक्योरिटी फील होने चालू होने लगा। और जब रात होती थी, अंधेरा पड़ता था, तब मुझे अच्छा लगता था, तब मैं घर के बाहर निकलता था। ये ऐसी ऐसी मेरी परिस्थिति होने लगी दोस्तों। जिस दिन मैंने वो इन्वेंट्री मेरा लिखना चालू किया, स्पॉन्सर बोला इन्वेंट्री लिख, और ये इन्वेंट्री जैसा ही मैंने लिखना चालू किया, एक बात मेरे सामने आने चालू हो गए दोस्तों। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये टाइम मेरे एक बात मेरे बारे में अच्छा हो गया कि मैंने औरों की तरफ देखना बंद कर दिया, मैंने मेरे खुद की तरफ देखना चालू किया। एक्चुअली एग्जैक्ट प्रॉब्लम मेरा है क्या, मेरे नेचर में क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से इतनी परेशानियां हैं, जिस वजह से मैं निराश होता हूँ, जिस वजह से मैं खुद को भी कोसता हूँ, दूसरों को भी कोस रहा हूँ। भाई मेरा नुकसान क्या है इतना, ये क्यों हो गया सब मेरे। और जब ये इन्वेंट्री मैंने लिखना चालू किया, तब जब पूरी मेरी इन्वेंट्री मैंने लिखी, तब मुझे समझ में आया भाई ड्यूअल पर्सनैलिटी मेरा मेरा व्यक्तिमत्व ड्यूअल पर्सनैलिटी, द्विहर चरित्र है मेरा। पूरी जिंदगी में मैं द्विहरी चरित्र में जिया हुआ इंसान हूँ। मुझे रियलिटी में कभी मैं जी ही नहीं पाया, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मेरे में था ही नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास बोलते ना, एक आत्मविश्वास, वो मेरे में नहीं थे। वो आत्मविश्वास था लेकिन वो गलत कामों के लिए मेरे पास आत्मविश्वास था, अच्छे चीजों के लिए, अच्छे कामों के लिए मेरे पास वो आत्मविश्वास नहीं था। क्योंकि जिंदगी में अच्छा कुछ करना होता है ये मुझे पता ही नहीं था। जैसे मुझे समझ में आया, मैंने 5 साल का मैं जब था तब से मुझे याद आ गया और मैंने इन्वेंट्री लिखी।
तभी मेरे समझ में आया कि बचपन से ही मेरा एक अलग ही नेचर है, मेरा एक स्वभाव अलग ही है। हम 4 भाई है और एक सिस्टर है, मैं सबसे लास्ट नंबर हूँ। लेकिन हर टाइम घर में जो भी कुछ लाते थे पिताजी, जॉइंट फैमिली थी, मेरे अंकल विंकल जो कुछ लाते थे खाने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये बचपन से आदत थी मुझे। और तो मुझे नहीं मिलता था तो मैं झगड़ा करता था, मैं रुस्ता मैं गुस्सा होके बैठता था, मैं बात नहीं करता था, मैं घर में चिल्ला पुकार करता था मैं। मेरे पिताजी के खिस्से में से कब मुझे वो पैसे चुराने की आदत लगी वो भी मुझे याद नहीं, लेकिन वो मालूम नहीं ये कैसा हो गया मेरे में। लेकिन मैं उस समय वो 25 पैसा था, वो 25 पैसा, वो 25 पैसा मैंने चोरना चालू किया लाइफ में फर्स्ट टाइम। ये मुझे मालूम नहीं था कि आज मैं ये 25 पैसे चुरा रहा हूँ, आगे जाके कितने कितने में उसका इंसिनिटी कितनी बढ़ने वाली है उसकी। ये उस समय मुझे मालूम नहीं था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट और बढ़ने लगे, ये धैर्य चरित्र और बढ़ने लगे। मैं कभी मेरे दोस्त लोगों का मैं अच्छा दोस्त नहीं हो पाया, कभी नहीं। ये मेरे मेरे इन्वेंटरी की वजह से ये पता चल गया मैं कि क्यों ऐसा हो गया। मैं क्यों समाज से दूर मैं अलग था, क्यों मेरे दोस्तों लोगों से मैं अलग था, क्यों मेरे परिवार में मैं होने के बावजूद भी मैं अलग था। क्या रीजन क्या है एक्चुअली इसका। और ये दोहरा चरित्र था मेरा। मेरे दोस्त लोग थे, हमारी एक क्रिकेट की टीम थी, जबकि मुझे क्रिकेट में कौन सा भी एक प्ले अच्छा नहीं आया नहीं जिंदगी में। ना मैं अच्छा बैटिंग किया कभी लाइफ में, ना अच्छा बॉलिंग किया, ना कीपरिंग किया, कुछ नहीं। लेकिन मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि सबने मुझे पूछना चाहिए, सबने मेरा गाइडेंस लेना चाहिए। मुझे ज्यादा अच्छी तरह से पता है किसको बॉलिंग देना चाहिए, किसको बैटिंग में कौन से सीरियल में भेजना चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। रियलिटी में ये था कि मुझे खुद को ही बैटिंग ठीक से करनी नहीं आती थी। टीम का कैप्टन था वो सिर्फ नाम के लिए कैप्टन था। जब जब मैच होती थी तब वो सब मैं फील्डिंग लगाना, बॉलिंग करना, ये सब डायरेक्शन मैं करता था। और मुझे ऐसा महसूस लगता था कि यार मेरे में वो क्वालिटी है, कुछ तो भी है मेरे में, वो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है जो ये लोग नहीं कर पाता, कैप्टन नहीं कर पाता, वो मैं कर पाता हूँ। एक दिन ऐसे एक टीम ने डिस्कस किया कि एक बैट लेनी थी, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और उस डिस्कशन में मैं नहीं था उस दिन। उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और बाद में मेरे पास आ गए, बोले रंजीत यार तू भी कंट्रीब्यूट, तेरा कंट्रीब्यूशन दे यार। मैं बोला क्यों, तो बैट लेनी है। और दोस्तों मुझे गुस्सा आ गया, मुझे चिड़चिड़ हो गई मेरी। मैंने उनके साथ झगड़ा किया। मुझे बिना बताए हुए आप लोगों ने ये डिसीजन लिया ही कैसा, मुझे नहीं पूछा, मुझे बिना पूछे हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया। इसलिए दोस्तों मैंने वो कंट्रीब्यूशन नहीं किया। आखिरकार ये हो गया कि वो 10 प्लेयर अलग रह गए, इकट्ठा अलग हो गए और मैं अकेला पड़ गया। उस दिन से उन दोस्तों लोगों की मेरी दोस्ती टूट गई, खत्म हो गई दोस्तों। स्कूल में भी जब मैं जाता था दोस्तों, स्कूल में जब जाना चालू हो गया दोस्तों, जब मैं 6, 7, 8 में था, तब मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है मैंने जिंदगी में मैं कभी भी मैंने सच्ची बात नहीं भूली है दोस्तों। मैं हर टाइम झूठी बातें, मैं छुपाता था। जो मेरी कमजोरी है वो किसी को दिख ना पाए, किसी को समझ ना पाए। यही मेरा कैरेक्टर था दोस्तों, यही मेरा कैरेक्टर रहा है। जबकि मुझे मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश मीडियम में भेजा था, लेकिन रियलिटी आज भी मैं ऐसी है कि मुझे ठीक से इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, मुझे ठीक से इंग्लिश लिखनी नहीं आती है, मुझे ठीक से इंग्लिश समझ में भी नहीं आती है। लेकिन मेरा ये चरित्र ऐसा था ना कि मैं स्कूल में ऐसा दिखाता था कि यस, आई एम ए ब्रिलियंट, मुझे सब पता है, मुझे सब समझ में आता है। साल भर में मैंने कभी स्टडी नहीं किया, मैंने कभी मैंने वो स्टडी जो घर पर स्टडी देते थे मैंने कभी किया ही नहीं। लेकिन फाइनल एग्जाम जब रहती थी तब मैं 1-2 घंटा पहले स्कूल के पास जाता था। जो ब्रिलियंट लड़के मेरे दोस्त थे
उनको मैं पूछता था, यार तुम्हारा स्टडी हो गया क्या, तुम्हारा हो गया क्या? वो बोलते थे कॉन्फिडेंसली, वो बोलते थे यस यस रंजीत हमारा स्टडी हुआ है। और फिर मैं उनको बोलता था, फिर अभी ये किताबों को आप क्या करने वाले हैं? तो वो बोलते थे कुछ नहीं, अभी ये किताब का क्या करना है। तो मैं उनसे मांग लेता था, मेरे मुझे दे दो, वो दे भी देते थे। और वो पूछते थे अभी ये किताब तुझे क्यों चाहिए, क्या करने वाला है? तो मैं उनको झूठा बात बोलता था कि मुझे अभी थोड़ा सा 1 घंटा बाकी है, तो मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ यार। वो लोग बोलते थे यार तूने पूरा साल तो स्टडी नहीं किया, स्कूल में आता भी नहीं है था तू रेगुलर, अभी लास्ट के 1 घंटे में तू क्या स्टडी करने वाला है? लेकिन वो भी सोचते थे ज्यादा यार, कुछ तो भी याद करेगा और लिखेगा। और बाद में साइड में जाके वो पूरी किताब में फाड़ देता था, उसकी चीट बनाता था, और मेरे पैरों में, मेरे कमर में वो चीट सब में छुपा के रखता था दोस्तों। मुझे एक अच्छी तरह से याद है कि 8 स्टैंडर्ड में मैं था, और मेरी एक मैडम थी जिसके पास मैं ट्यूशन में भी जाता था, उसको मेरी शरारतें पूरी तरह से मालूम थी। मेरे बाजू में एक सीनियर लड़की बैठी थी, उसके बाजू में मेरा नंबर, मैं 8 में, वो 9th में थी। और मैंने पूरी किताब में लिखे बैठा था, वो सब चीट बना के मैं लिखा था, और वो क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन वो चीट निकल के मैं वो कॉपी कर रहा था दोस्तों। उस मैडम ने उस स्टडी, उस क्लासरूम में कम से कम 60 बॉयज बैठे थे, 60 गर्ल्स बॉयज बैठे थे एग्जाम के लिए। और उसने एक दूसरे कोने से देखा उसने कि मैं चिट कर रहा हूं करके, और इतनी फास्ट वो वहां से आ गए। 4 रोज थे, वो 4 रोज वो क्रॉस करके इतने फास्ट आ गए। तो मेरे बाजू वाली जो लड़की थी उसने देखा कि मैडम ने देखा है करके। उस लड़के ने मुझे बोला कि रंजीत तुझे मैडम ने देखा है तू कॉपी करते हुए। तो मैं बोला यार अभी। तो बोले कि तेरे पास चीट है क्या? मैं बोला हाँ है। तो उसने बोला मेरे पास दे दे। उस समय में तो वो फ्रॉक स्कूल में पहनते थे लड़कियां। तो मैंने उसको वो उसके फ्रॉक उसके टांगे ऐसे फैलाने को बोला। वो फ्रॉक में बीच में मैंने इतनी चिट्ठियां निकाली, तो वो भी हक्का बक्का रह गई। उसने बोला यार मुझे लगा तेरे पास एक 10-12 चिट्ठी रहेंगे, ये तो पूरी किताब लेके बैठा है तू। और उसको बोला वो तेरे पैर फोल्ड कर दे करके। उसने फोल्ड करके कर दिया उसने। और मैडम मेरे पास आ गई, मैडम ने मुझे उठाया, मुझे चेक किया, स्कूल के पियोन को बुलाया, मुझे दूसरे रूम में लेके गए। उसने मुझे पूरे बदन के कपड़े उतारने के लिए कहा, मैंने कपड़े उतारे। उसने पूरी तरह से चेक किया। वापस में क्लासरूम में जाके बैठा, और उसने बोला मैडम कुछ नहीं है इनके इसके पास तो। और मैडम मुझे पूछ रही थी रंजित मैंने देखा है तेरे पास था करके। मैं बोला मैडम मेरे पास नहीं है। आखिरकार वो इतनी परेशान हो गई, तो उसने पूरे क्लास को बोला कि एक 1 मिनट सब शांत, सब सब लिखना बंद कीजिए। और उसने अनाउंसमेंट किया कि कॉपी कैसे करनी है, इसके अगर क्लास आपको लगानी है तो रंजित के पास लगाइए। ये मेरा दोहरा चरित्र है दोस्तों, ड्वेल पर्सनैलिटी। जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती गई दोस्तों, सरकार ने बोला है, सरकार की वो नियम है, लड़की का 18 साल होना मांगता है शादी के लिए, लड़का का 21 साल। मेरी उम्र कम होने के बावजूद भी दोस्तों मैंने कोर्ट मैरिज की है। मेरी उम्र 20 साल थी, मेरी जो अभी मिसेस है उसकी 18 हो गई थी। और मेरे दोस्त लोग बोले यार तेरी तो उम्र नहीं बैठ रही है, तेरी तो उम्र भी 20 ही है, तो कैसे क्या करेगा ये सब यार, ये कैसे करेगा? ये सब 93 का ये बात है दोस्तों, ये 93 में। लेकिन मालूम नहीं वो क्या मेरे में वो टैलेंट था, वो जो गलत काम करना है ना मैं उसमें एक्सपर्ट था, बहुत बहुत एक्सपर्ट था दोस्तों। मैंने मेरे वो सर्टिफिकेट जो जो लगते हैं वो सब डुप्लीकेट बना दिए, सब डुप्लीकेट बना दिए। बस पूरा वो डुप्लीकेट बना के मैंने वो कोर्ट में पेश कर दिए, और हो गई दोस्तों मेरी शादी।
उसके बाद शादी होने के बाद अभी करना क्या है आगे, क्योंकि मेरा भी एजुकेशन चालू था, मैं भी कॉलेज में था, वो भी कॉलेज, वो भी लास्ट ईयर, मैं भी लास्ट ईयर। तो हमने डिसाइड किया कि एक काम करेंगे कि हम 8 महीना तू तेरे घर पर रहे, मैं मेरे घर पर रहूंगा, उसके बाद अपन साथ साथ आएंगे। और उसके मुताबिक वो उसके घर गई, मैं मेरे घर पे आया। 2 महीना अच्छी तरह से मैं रह रहा था, लेकिन वो पागल बोलते ना, वो पागलपन मेरे, वो सोच मेरे दिमाग में आ गए। और वो मुझे लगने लगा यार, ये अभी वो मेरी बीवी है यार, वो उसको लेके आना पड़ेगा, उसको अभी लेके आना पड़ेगा, जबकि मैं कुछ कमा रहा भी नहीं है, मेरा एजुकेशन चल रहा है। और दोस्तों मैं उसको भगा के लेके गया वापस। मुझे मालूम था मेरे पिताजी कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे। तो मुझे ये भी मालूम था कि मेरी सबसे बड़ी बहन मेरे पर बहुत प्यार करती है, मेरे पर बहुत उसका प्यार है। क्योंकि जब मैं 3 साल का था तब माँ गुजर गई। मुझे माँ क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे बड़े बहन ने मुझे छोटे से बड़ा किया है, और उसने सब मेरा देखा है सब। लेकिन बोलते ना, वो बहन का प्यार रहता है मेरे पर बहुत, सबसे ज्यादा मेरे पर प्यार था उसका। जो मेरे पर प्यार करते हैं, मैं उन लोगों का कैसा गैर फायदा लेता हूँ, ये मेरा दूसरे चरित्र में मुझे दिखाई दिया। मुझे मालूम था कि मेरे भाई लोग नहीं ये इसका स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे अंकल लोग नहीं स्वीकार करेंगे। मैं मेरे बहन के पास गया, उसके पास गिड़गिड़ाया, उसके पास रोया, उसको बताया ये सब। बहन थोड़ी देर के लिए मेरे पर गुस्सा हो गई, मेरे पर चिल्लाई, लेकिन मुझे मालूम था वो ना नहीं बोलेंगे, मुझे सपोर्ट जरूर करेगी। और वैसे ही हो गया दोस्तों। आखिरकार पिताजी को उसने बता के, भाई लोगों को बता के, वापिस एक बार समझ के वहां पे हमारी शादी करके दिए दोस्तों। अभी सेकंड स्टेप मेरा चालू हो गया दोस्तों। शादी तो कर ली, ना मुझे नौकरी है, ना बीबी को नौकरी। मेरे पिताजी रिटायरमेंट, उनके पेंशन पर घर चल रहा है। 7 लोग हम, 7 लोग, मेरे जो बड़े 3 भाई है, उसमें 2 भाई काम नहीं कर रहे थे। 3 नंबर का भाई है वो एजुकेशन कर रहा था। 5 नंबर का मैंने तो शादी कर दी। बड़े वाली की शादी का मैंने फिक्र भी नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्या होगा कुछ नहीं। उसके पहले मैंने ही शादी कर ली। लेकिन बोलते ना, मालूम नहीं किस्मत क्या थी मेरी, अभी अच्छी थी या बुरी थी मालूम नहीं। मेरी बीवी को शादी के बाद एक 5 महीने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब लग गया। और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद दोस्तों मेरी वो आशाएं बढ़ गई, मेरी वो आकांक्षा बढ़ गई। अभी क्या, नो प्रॉब्लम, मिसेस अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अच्छा पगार है मिलेगा उसको। अभी मैं तो एकदम राजा ही हो गया मैं। वो काम करेंगी, पैसा कमाएंगी, वो तो पूरा पैसा मेरा ही है। और ऐश करना है मुझे, मुझे कौन पूछेगा। ये मेरी मेरी सोच थी, ये मेरी सोच करके रखी थी दोस्तों। लेकिन कुछ महीनों के बाद दोस्तों मुझे ऐसा महसूस हुआ, यार वो 1,000 रुपए कमा रही है तो तू कम से कम यार 300 रुपए तो कमाना। और मैं एक जगह पर इन्वेंट्री इंटरव्यू देने गया दोस्तों। इंटरव्यू दिया, और उस समय एक डिपॉजिट करके 500 रुपए मांगा वो उन्होंने, 500 रुपए। मैं उनको बोला, डोंट, मैं कल आके भर दूंगा ये 500 रुपए, मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं है अभी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही नहीं, मिसेस तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। मैं बहुत खुशी खुशी घर आ गया दोस्तों। रात को सोने के टाइम मैंने मिसेस को बोला कि कल सवेरे मुझे 500 रुपए दे। ग्रांटेड, मुझे 500 रुपए दे, मुझे ऐसे ऐसे पैसे पैसे भरने हैं, और मुझे भी जॉब मिलेगा। मेरी पहले से ही आकांक्षा जो मैंने सोची हुई थी, मुझे लगा था ये जो मैं बोलूंगा तो वो ना बोलेंगे ही नहीं। लेकिन वो मेरे सोच के मुताबिक नहीं हुआ दोस्तों, उसके अलग ही हो गया।
मेरे मिसेस ने बोला कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, नहीं दूंगी करके। उस दिन दोस्तों हमारे में थोड़ा सा झगड़ा हुआ दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, 500 रुपए पैसा नहीं दिया दोस्तों। आखिरकार मेरे पिताजी ने मैं कहा से तभी पैसे लाके मुझे वो दे दिया और वो मैंने भर दी। लेकिन ये दोहरे चरित्र मेरे कैसे है दोस्तों। अभी ये दिसंबर में 26 साल हो गए मेरी शादी को, 26 साल। ये 26 साल में सिर्फ 6 साल मेरे मिसेस को अच्छे दिन दिखने को मिल रहे हैं, अच्छे। वो अभी शांत है, वो खुशी है उसमें, वो खुशी से रह रही है। वो आज हंसती है, वो आज मेरी मस्करी करती है, मुझे चिढ़ाती है। इतनी रिजाइनमेंट मेरे में आ गए कि मैंने मन में ठान लिया, एक ना एक दिन इसको दिखा दूंगा मैं। मेरी भी दिन जब आएगा तब इसको मैं दिखा दूंगा। और मालूम नहीं दोस्तों, उसके 4 साल बाद मुझे गवर्नमेंट नौकरी लग गई। मुझे भी गवर्नमेंट नौकरी, उसको भी गवर्नमेंट नौकरी। हम शरीर से तो साथ साथ आ गए, लेकिन मन मन से कभी हम साथ नहीं आ गए दोस्तों, कभी भी नहीं। सतत हमारे में झगड़ा, हमारे में भेद, मैं तू, मेरा मैं तेरा, ये चलते रहा जिंदगी में, ये यही चलते रहा दोस्तों। और उसके करने के पीछे मेरा हर टाइम में मेरा गुस्सा, समर्थक देने के पीछे का कारण था वो 500 रुपए। वो 500 रुपए का रिजाइनमेंट मुझे बहुत लग गया था मेरे दिल को। साला मेरे को उस समय मेरा जब टाइम खराब, वक्त खराब था, तब इसने मुझे 500 रुपए नहीं दिए थे ना, इसको देख लूंगा मैं। वो बात कहीं तभी गहरे में जाके बैठ गई थी मेरे दिमाग में। शादी तो हो गई दोस्तों, लेकिन मुझे बच्चा लेट हो गया दोस्तों। कुछ सालों के बाद मुझे लड़का हो गया, पहला लड़का हो गया दोस्तों। और मेरा लड़के की थोड़ी कंडीशन क्रिटिकल हो गई दोस्तों। बाद में पता चला कि ये हैंडीकैप है। सीटी स्कैन वगैरह करने के बाद पता चला कि ये हैंडीकैप है। ये उसको ब्रेन डैमेज हुआ है उसका। और वो इतना क्रिटिकल कंडीशन में था, तो सिर्फ माँ ही उसको हैंडल करेंगी, ऐसे डॉक्टर लोगों ने कहा था। सिर्फ माँ ही उसकी हैंडल करेंगे और उसको कोई उसको लेगा नहीं, कोई उसको छोड़ेगा नहीं। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था दोस्तों वो। और उस समय डॉक्टर ने मेरे मिसेस को और मुझे बोला कि इस बच्चे के लिए कम से कम 5 साल आपको बहुत उसकी ख्याल रखना पड़ेगा। तो मिसेस ने बोला 5 साल तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, मैं नौकरी पर हूँ। डॉक्टर ने बोला वो तो वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन ये लड़के का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। दोस्तों मैंने इतना इमोशनल उसको ये कर दिया दोस्तों, कि मैंने उसको वो बताया, नहीं यार ये करना पड़ेगा तुझे, ये मैं हूं ना सर्विस में, मेरी सर्विस है ना। तू तेरा पैसा क्या, मेरा पैसा क्या, एक ही है यार, एक ही लड़का है। तुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तू छुट्टी ले, 5 साल के बाद वापिस ज्वाइन कर। और दोस्तों मैं इतना चतुर चालाक हूं ना, मैं बहुत चालाक हूँ, चतुर हूँ दोस्तों। मैं डॉक्टर के पास गया, वो सर्टिफिकेट लिया, सब 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 किया सब दोस्तों। मिसेस ने मेरे पर बहुत भरोसा रख के वो सब सर्टिफिकेट, वो एप्लीकेशन मेरे हाथ में दिया। और उसने कहा जाके आप मेरे ऑफिस में ये दे दो, मतलब मेरी छुट्टी सैंक्शन होगी। मैंने वो पेपर भी लिया दोस्तों, आधे रास्ते तलक गया। और वो पुरानी बात 94 94 की बात मुझे याद आ गई, सॉरी 95 की बात याद आ गई। 500 रुपए वाली बात याद आ गई रास्ते में। साला यही मौका है अभी इसको दिखाने का। मुझे उसने दिखाया ना, मेरी औकात उसने बताई थी ना उस समय, अभी मैं औकात बताता हूँ दोस्तों। ये दोहरी चरित्र क्या है, सिचुएशन क्या थी दोस्तों, क्या करना चाहिए था मुझे। लेकिन बोलते ना, मैं बहुत पागल इंसान हूँ, पागल इंसान हूँ मैं। कुछ भी कुछ, जैसे वो यहाँ पर बोला जाता है कि शराब के लिए हम कुछ भी हद तक जाने गए हमने, और हमने किया है। वैसे ही दोस्तों मैं बिना शराब पिए उस समय ये जो बातें कर रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ, तब मैं अल्कोहलिक नहीं था दोस्तों। ये अल्कोहलिक के पहले की बात है सब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ये शराब पीने के बाद मैंने किया नहीं, बिना शराब पिए किया हुआ ये सब कांड है मेरा। ये दोहरी चरित्र मेरा कैसा है। और रास्ते में दोस्तों मैं वो ये जब मुझे ये याद आ गया, मैं वो सब पेपर फाड़ दिया दोस्तों और नाले में डाल दिया। और घर में आ गया और उसको बोला
हाँ दे दिया मैंने दोस्तों। जिस दिन वो लेटर आ गए ना उसके ऑफिस से 5 साल के बाद कि आज से आपको काम से निकाल दिया है, वो लेटर जब मैंने खोल के पढ़ा ना दोस्तों, जब मुझे 97 में नौकरी लग गई थी ना, तब इतनी खुशी नहीं हुई थी ना दोस्तों, उतनी खुशी उसकी नौकरी जाने के बाद मुझे खुशी हुई थी। कैसा इंसान हूं मैं यार, कैसा इंसान हूं मैं। इतनी खुशी हुई थी मुझे, मुझे लगा मैंने कुछ तो भी हासिल किया, मैंने बदला लिया। उसके बाद मेरा अल्कोहलिज्म चालू हो गया दोस्तों। मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे, तेरे पेमेंट्स में से मुझे एक सूट सिलाना है, तेरे कमाए हुए पैसे से मुझे एक सूट सिलाना है। क्योंकि मेरे 3 भाई लोगों को जॉब नहीं था दोस्तों, वो जॉबलेस थे और मैं अकेला ही जॉब में था। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे मुझे एक कपड़ा सिला यार, मुझे तेरे पैसे से एक कपड़ा, एक ड्रेस सिलाना है। उस समय तो एटीएम नहीं था दोस्तों, उस समय तो कैश पेमेंट मिलता था दोस्तों। 4 बंडल खिस्से में लेके आता था घर में, 4। वो बंडल दिखते भी थे खिस्से में कि है खिस्से में बंडल दिख रहे हैं पैसे के। लेकिन 10 रुपए नहीं दिया यार दोस्तों कभी पिताजी को, 10 रुपए भी नहीं दिया। और 10 रुपए का रुमाल भी मैं लेके नहीं दिया। इसका पीछे का भी रीजन क्या था, जब पहली बार मुझे कॉल आ गया और मैंने खुशी से मैंने वो कॉल मेरे पिताजी को दिखाया, देखो मुझे गवर्नमेंट का कॉल आ गया है। वो कॉल देख के मेरे पिताजी बोले थे तू ये काम मत कर। मैं बोला क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये काम तू करने वाला नहीं है, ज्यादा दिन तू ये काम नहीं करेगा, ये काम तू, तेरा ये काम छूटेगा। और मुझे गुस्सा आया, बोले यार ये क्या पिताजी है यार, ऐसा कभी बाप होता है क्या? बोले, पिताजी बोलते हैं अरे अच्छी तरह से काम कर, अभी मेहनत कर, अच्छा चांस मिला है, अच्छी जिंदगी अभी ये कर। ये बोलने के बजाय मेरे पिताजी बोल रहे हैं ये तू कर मत, तेरे से होने वाला नहीं है ये जॉब। और ये जो पिताजी ने ये जो बातें मुझे कही थी, उसका मेरे दिमाग में वो रिजल्टमेंट बैठ गई। दिखा दूंगा मैं, मुझे उन्होंने ऐसा नकारा ना, तो मैं भी दिखा दूंगी मेरी औकात क्या है। मर गए यार, मर गए मेरे पिताजी, लेकिन मैंने वो रुमाल नहीं देखे, 10 रुपए का रुमाल नहीं दिया, नहीं दिया, आखिर तलक नहीं दिया। जबकि 3 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई। उसके बाद मुझे अच्छे तरह से याद है, मेरे पिताजी को बहुत बार बोलते थे कि दूसरी शादी कर, दूसरी शादी कर, लेकिन नहीं किया उन्होंने दूसरी शादी। पढ़ाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन तभी भी मुझे वो कैसे वैसे तभी उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मुझे काबिल बनाया कि मैं कहाँ पर नौकरी कर सकता हूँ, कर सकूं करके। लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, अगर ये मैं लिखता नहीं रहता ना, ये मैं कभी इन्वेंट्री मेरा लिखता नहीं था ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता था मैं हूँ कौन है यार, मैं कैसा इंसान हूँ यार। एक्चुअली मैं क्या है, क्या मैं रंजित, मैं जानता हूँ मेरा नाम रंजित है, लेकिन वो अंदर का रंजित कौन है, कैसा रंजित है वो। ऊपर दुनिया को दिखाने वाला तो वो बहुत अलग रंजित है, बहुत बहुत सहनशील, बहुत प्रामाणिक, दूसरों को मदद करने वाला, दूसरे के बारे में सोचने वाला, प्यार से मीठी बातें करने वाला। लेकिन रियल अंदर का रंजित अलग ही था, गुस्से से भरा हुआ, बदला लेने के विचार, खुद के बारे में सोचने वाला, खुद का स्वार्थ देखने वाला, पैसे की भूख, सेक्स की भूख। सामने वाले इंसान से तो बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन अंदर मन में उसके बारे में कुछ तो भी अवली ख्याल चल रहे हैं मेरे। ये मुझे मेरे इन्वेंटरी ने दिखा दिया, एक्चुअली तू हो है कैसा इंसान है तू। मैं ये लस्ट में भी दोस्तों, मैं इतना लस्ट में, मैं मेरी पूरी लाइफ लस्ट में खल्लास हो गई दोस्तों, पूरी लाइफ बर्बाद कर दी दोस्तों, पूरी लाइफ, पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये लस्ट में मैं इतना पागल हो गया, इतना अंधा हो गया दोस्तों कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया दोस्तों, अपना कौन, पराया कौन, बाहर का कौन है, घर में कौन, कोई 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 नहीं, कोई नहीं।
जिसको भी देखेंगे उसको वो लश्क के नजर से ही देखता था। और मैंने वो जो भी हद तक जाके मैंने वो हासिल भी किया है दोस्तों। सिर्फ मैं देख के वो सुकून नहीं लेता था दोस्तों, मैं हासिल भी किया है दोस्तों, हासिल। फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैंने किया है दोस्तों, लेकिन मैंने हासिल किया है। मुझे उनके भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं। मुझे मेरा है, मेरे मेरे खुद के बारे में, मेरे खुद का आनंद, मेरा खुद का समाधान, मेरा खुद का सुख, इसे में मुझे ज्यादा प्यार था दोस्तों। बर्बाद हो गया दोस्तों, बर्बाद हो गया दोस्तों। अल्कोहलिक एनिमस में आया, अल्कोहलिक एनिमस में मीटिंग करना चालू किया दोस्तों, लेकिन मेरा बर्ताव वैसे ही चालू हो गया दोस्तों। होम ग्रुप में सेक्रेटरी है, आईजीआर है, पीआई चेयरमैन है, ट्रेजरर है, लेकिन हर एक मीटिंग में उनके बारे में मैं लोग झोंक मेरी चलती थी, हर एक मीटिंग में। इतना ही नहीं, मैं ओपन डाइस में भी मेरे ग्रुप के बारे में मैंने आप शब्द बोले हैं, मैंने अपमान किया है। मेरे मेरे ग्रुप के बारे में मैंने आप ऐसी कुछ कुछ बातें मैंने बोली ओपन डाइस में, जबकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अरे मैं किसके क्या बोल रहा हूँ और कहां पर बोल रहा हूँ, और ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये भी नहीं समझ में आया दोस्तों। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे पास चाबी थी, रूम की चाबी थी, वो स्कूल के रूम की चाबी थी मेरे पास मीटिंग, और एक साल मेरे पास वो मीटिंग की चाबी थी। लेकिन वो एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि मुझे ऐसा लगा, वो होम ग्रुप की मीटिंग थी, और वो होम ग्रुप की मीटिंग में मुझे लगा यार ये मुझे ये कुछ वैल्यू देते ही नहीं यार, मुझे कुछ वैल्यू भी नहीं है। मैं इतनी सर्विस कर रहा हूँ, मैं इतने ईमानदारी से मैं वो रूम खोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, और मुझे पूछते नहीं है। अपने आप वो सब डिसीजन ले, कुछ और तीन चार लोग ही डिसीजन ले रहे हैं सब कुछ, ये इनके ही चलाते हैं। वो गुस्सा दोस्तों मैंने ओपन मीटिंग डाइस में मैंने शेयरिंग में बोल दिया दोस्तों। और उस दिन का जो चेयरपर्सन था, वो टेबल पर मैंने चाबी फेंक दी थी दोस्तों, टेबल पर चाबी फेंक दी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि उस दिन ये जब चीज हो गई में, ये जो इंसिडेंट हो गया, तब मेरा स्पॉन्सर पुणे में आया था, और वो भी मीटिंग में था, और उसने ये सब मेरा देख लिया, मेरा मेरा बर्ताव ये सब उसने देखा। मीटिंग छूटने के बाद, बाहर आने के बाद मैंने उसको बोला, देखा ये क्या मेरे कीमत नहीं है, मुझे पूछते नहीं है, वो नहीं है, मैं ये ग्रुप छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये ग्रुप, मैं दूसरे ग्रुप में जाऊंगा, पुणे में क्या कम ग्रुप है क्या? सब मेरी बातें सुन ली उसने। मुझे लगा था कि वो बोलेगा कि तू जो किया है, तूने जो बोला है वो सही है, समर्थन करेगा मेरा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उसने बहुत शांति से मुझे बोला, रंजीत तुझे क्या लगता है, तूने कुछ गलती नहीं किया, तेरे से गलती नहीं हुआ है क्या? तो मैं बोला कैसे, क्या मैंने क्या गलती किया है बोलो? तो उसने बोला, रंजीत तेरे घर की बदनामी तू खुद ही कर रहा है यार, तूने खुद कर दी। तेरे परिवार में अगर ऐसा कुछ चीजें अगर होती है, तो बाहर जाके तू क्या चिल्ला पुकार के बोलेगा क्या, मेरी बीवी ऐसी है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, करेगा क्या तू? आज तो तू शराब नहीं पी रहा है ना, शराब तो नहीं पी है ना तूने? फिर जैसा तेरा घर है वैसा ही ये अल्कोहलिक एनोनिमस की जो तेरा होम ग्रुप है, वो घर ही है तेरा। जैसे तू तेरे घर के सदस्य लोगों की तू उनके बारे में सोचता है, वैसे ही तुझे इनके बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों चलाता है तू, तेरी किस लिए चला रहा है? ठीक है, आज ये ग्रुप छोड़ेगा, पुणे में 38 ग्रुप है, कल वो ग्रुप में जाएंगे, वहां पर भी तेरे कुछ से भी ऐसा होगा, फिर वो ग्रुप छोड़ के दूसरा ग्रुप में जाएंगे क्या? पूरा पुनः 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 फेलोशिप के में घूमेगा क्या तू? ऐसा एक ही जगह पर तुझे रहना पड़ेगा, और जैसा है वैसा तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जैसा है वैसा तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा ये घर है, ये तेरा घर है। उस दिन से दोस्तों मैंने होम ग्रुप चेंज नहीं किया, आज भी होम ग्रुप चेंज नहीं किया दोस्तों। मुझे मालूम है मेरी सुनने वाला नहीं है, ठीक है, नहीं सुनते ना, नहीं सुनते, लेकिन मुझे जरूरत है, मेरे घर की मुझे जरूरत है।
मुझे रहना है उनमें, वही मुझे समझ के लेंगे। मुझे जिंदा रहना है। मेरे पास अगर मेरा होम ग्रुप न रहेगा तो मैं कहाँ भटकूंगा? कैसे भी रहने दो। ठीक है, उनसे भी गलतियां होती है, मैं तो भी कहाँ कंप्लीट हूं मैं? मेरे से भी तो गलतियां होती है ना, मैं भी तो गलतियां कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग मुझे अगर इतने संभल के ले रहे, फिर मुझे क्या हो गया संभल के लेने के लिए? मैं क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ दोस्तों? और तब मुझे समझ में आया, नहीं, हमें इकट्ठा रहना है। मैं इनसे दूर रह के नहीं रह पाऊंगा, मैं अकेले के बलबूते पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे कुछ पॉलिसी है दोस्तों। आज ईश्वर की कृपा है कि मैं आज किसी के लायक, वो ईश्वर ने मुझे वो बनाया है कि मैं किसी को मदद कर सकता हूँ। ये जीने का जो मुझे मिला है मैं उनको दे सकता हूँ। लेकिन जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे जिस ईमानदारी से दिया है दोस्तों, उसी ईमानदारी से मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को आज जानबूझ के उनको मैं ये नहीं करता, बॉसगिरी नहीं करता। मेरा ही सुनना मांगता है। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं 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 नहीं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? किसी को 10 बार उसका अपमान करना, उसको नीचा दिखाना, और मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे स्टेप और कितनी अच्छी तरह से पता है, मैं बिग बुक कितनी अच्छी तरह से समझ के लेता हूँ, मुझे समझा है। मैं तो आज मैं देखता हूँ कि मेरे कोई कोई स्पॉन्सर लोग मुझे करेक्शन करते हैं बिग बुक पढ़ते समय, नहीं रंजित भाई आपका गलत है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसा है। मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे सिखा रहे हैं। मेरे से गलतियां होने वाली है, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को। अगर मैं किसी का बुरा नहीं, मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो किसी का बुरा तो भी क्या करना है, मुझे क्यों करना है? और सब बुरा करके तो मैं आ गया अल्कोहलिक एनोनिमस में। दूसरों का बुरा सोच के, दूसरों का बुरा करके, दूसरे के आगे जाते हो देख के उनको नीचे पीछे खींचना, उनको कंट्रोल करना, यही तो जिंदगी में मैंने सब कुछ किया है। मुझे अच्छी तरह से एक याद है कि मेरा एक कलीग्स था, मैं उसकी नौकरी घलाने की बहुत कोशिश किया था, बहुत कोशिश किया था, पर ऊपर तलक मैंने वो कोशिश की थी दोस्तों। लास्ट में क्या हुआ दोस्तों? आज भी वो काम पर है दोस्तों, मेरी नौकरी गई दोस्तों, मेरी नौकरी गई, वो काम पर है दोस्तों। ये मेरे अनुभव है, मुझे क्या बता रहे हैं? अरे तो दूसरे का वो गलत सोचेगा, दूसरों को पीछे खींचेगा, दूसरों को वो जो उनको चाहिए उनसे तू ये करेगा, फायदा नहीं है तेरा विषय। एक हमारा मराठी में जो प्रियम्बल हम पढ़ते हैं, वो जस्ट फॉर टुडे, उसमें एक लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है। उसमें बोला है, जिस तरह मैं दुनिया को दूंगा उसी तरह मुझे मिलने वाला है। मैं अगर अच्छा दूंगा तो मेरी जिंदगी में अच्छा होगा, और मैं बुरा दूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या होगा? कब होगा ये मुझे मालूम नहीं है। आज होगा, कल होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 साल होगा, 5 साल बाद होगा, कब होगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये होगा, 100% होगा। अभी नहीं करना है मुझे। जो मेरे पास है वो मुझे देना है। और यही मुझे मेरे इन्वेंट्री में पता चला, यस, ये डुअल पर्सनैलिटी कुछ मेरे काम में नहीं आई। मुझे लगता था आई एम द डायरेक्टर, मैं सब कुछ आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल, मैं सब कुछ कर पाऊंगा मेरी जिंदगी में। कुछ नहीं कर पाया दोस्तों, कुछ नहीं कर पाया। जीरो जीरो, टोटल जीरो। ये डुअल पर्सनैलिटी का कुछ फायदा नहीं है मेरे जिंदगी। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बताया रियल लाइफ, रियलिटी क्या है। अभी तुझे रियलिटी लाइफ में जीना है, वो भी ईमानदारी से, हॉनेस्टी, ओपन मैन एंड विलिंगनेस। ये टूल तो मुझे दिए हो उन्होंने, और वो मैं करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे जीना है अभी, मुझे नहीं करना है। मुझे वो मैं जो मेरे एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, मुझे वापस नहीं लेना है दोस्तों। मुझे ये पता चला अल्कोहलिक एनोनिमस में ईश्वर है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा स्पॉन्सर हमेशा एक बात मुझे बोलता था, बाहर की दुनिया में रंजित ईश्वर है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम रंजित, लेकिन वो ईश्वर अगर तुझे देखना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में जा, और मेंबर लोग क्या शेयरिंग कर रहे हैं वो जरा ध्यान से सुन, तब तुझे पता चलेगा अल्कोहलिक एनोनिमस में चमत्कार होते हैं या नहीं है।
और आज मेरा भी यही अनुभव। यस, मुझे भी अभी तक वो ईश्वर बाहर नहीं मिला कहीं पर भी। लेकिन जब जब मैं फिजिकल मीटिंग में जाता हूँ या ऑनलाइन मीटिंग में मैं जुड़ा रहता हूँ, तब मुझे सब आप लोगों के एक्सपीरियंस से पता चलता है, यस यहाँ पर ईश्वर है, ईश्वर काम करता है। अगर ये इतनी पवित्र जगह है हमारे अल्कोहलिक एनिमस, तो अभी मुझे सोचना चाहिए कि मुझे कैसा जीना है, मुझे कैसा मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स सुधारना है ना। मैं किसी का अगर अच्छा कर सकता हूँ तो बुरा भी तो नहीं करना है मुझे। मुझे इतना ही बात समझ में है, मुझे बुरा नहीं करना है, नहीं करना है। मैं डरता हूँ दोस्तों, डरता हूँ। मैं झूठे सल्ले नहीं देता हूँ दोस्तों। किसी के बारे में गॉसिपिंग नहीं करता हूँ दोस्तों, नहीं करता हूँ दोस्तों, नहीं करता हूँ। एक ही बार मेरे मेरे से गलती हुई थी। एक एक मेंबर के बारे में मैंने उसके पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने उसका एनिमिटी ब्रेक किया था दोस्तों। मेरे स्पॉन्सर को बोला ये बात, मैंने जब मेरे स्पॉन्सर ने मैंने बताई, मेरे स्पॉन्सर ने बोला पहले जाके उसके पैर पड़। मैं डर गया था दोस्तों उस समय। मेरे स्पॉन्सर को मैंने बोला यार वो अगर मारेगा तो, उसने मारा भी रहा तो उसने यही बोला गलती तेरे से हुई है कि नहीं तेरी, तूने उसके एनिमिटी ब्रेक की है ना, की है ना उसके एनिमिटी ब्रेक, अभी भरपाई करनी पड़ेगी तुझे रंजीत। उसने मारा तभी चलेगा, मार खा, लेकिन जाके ईमानदारी से उसकी माफी मार। और लेकिन मैं गया दोस्तों, उसको बुला के लिया और उसको हाथ जोड़ के मैंने माफी मांगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरी ये आखिरी गलती थी दोस्तों। मुझे मालूम है कि मुझे अधिकार नहीं है, किसी की एनिमिटी ब्रेक करने का अधिकार मुझे नहीं है, नहीं है। और मैं ध्यान देता हूँ दोस्तों, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना है दोस्तों। आज जो जिंदगी में जी रहा हूँ दोस्तों, ये सब ईश्वर की दी हुई है। ये इतनी सुंदर फेलोशिप मुझे दी हुई है। आप लोग जैसे इतने मेरे निस्वार्थ मेरे दोस्त लोग हैं, कहाँ पर मुझे मिलेंगे। यही तो मुझे चाहिए था, मुझे दोस्त लोग चाहिए थे, अच्छे दोस्त चाहिए थे, मुझे प्यार चाहिए था, मुझे पूछने वाले चाहिए थे, जो मुझे शराब में नहीं मिला। मैं इसलिए तो शराब पी रहा था कि मुझे वो चाहिए। मैं बाहर खोज रहा था मैं, लेकिन वो सब मेरे अंदर ही है। अगर मैं दूसरों को अच्छा दूंगा तभी तो मुझे अच्छा मिलेगा दोस्तों। आज ईशा कृपा ने मुझे बोलने के लिए संधि दी, आप लोगों ने इतने ध्यान पूर्वक सुना। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।